नमस्कार। धनपत राय श्रीवास्तव का जन्म बनारस जिले के लम्ही गांव के कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी में हुई थी। 1.5 दर्जन उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां और हजारों लेख लिखने वाले मुंशी जी को बंगाल के महान साहित्यकार शरद चंद्र ने नाम दिया था उपन्यास सम्राट। मुंशी जी के 7 साल की उम्र में माता आनंदी देवी का स्वर्गवास हो गया। पिता ने दूसरा विवाह किया। माँ की कमी उन्हें जीवन भर रही। उन्होंने इस कमी को अपनी कहानियों उपन्यासों के पात्रों से कहलवाया। जिंदगी की वो उम्र जब एक इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो बचपन है। उस वक्त खुराक न मिलने से उसका जीवन खुश्क हो जाता है। मेरी माँ का उसी जमाने में देहांत हुआ था। तब से ही मेरी रूह को वो खुराक नहीं मिली। लगता है बूढ़ी काकी और ईदगाह अपनी कल्पना में बूढ़ी होती माँ आनंदी को समर्पित है। ईदगाह की एक झलक आप लोगों के लिए। तुमने क्या खरीदा हामिद? चिमटा। चिमटा? अरे लड्डू ले लेता, गुड्डा ले लेता। चिमटा कहाँ से मिला? मैंने खरीदा है। कितने पैसे में? मैंने 3 पैसे में खरीदा है। सारे मेले में देखो और कुछ चीज नहीं मिली जो लोहे का चिमटा उठा के लेके आ गया। मैंने ये खरीदा है क्योंकि आपके हाथ तवे से जल जाते थे ना। सर्वहारा वर्ग, किसान, विधवा, नारी चेतना पे लिखने वाले मुंशी जी के बारे में रामविलास शर्मा लिखते हैं, सौतेरी माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडित पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, ये सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसलिए ये अनुभव उनके कथा साहित्य में झलक उठे थे। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलस्म ए होशरुबा पढ़ लिया और शरसार, हादी रुस्वा, मौलाना शरर के उपन्यास पढ़ लिए थे। उन्होंने अपनी कहानियों में राष्ट्रवाद को महत्व दिया। 1960 में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न राष्ट्रवाद को बयां करता उनका लेखन था। इसके बाद 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन, देश का मातम प्रकाशित हुआ। ये उनका कहानियों का पहला संग्रह था। एक दिन मैं रात को अपनी रावटी में बैठा हुआ था कि मेरा नाम जिलाधीश का परवान पहुंचा कि मुझसे तुरंत मिलो। मैं मिला। साहब के सामने सोजे वतन की प्रति रखी हुई थी। मेरा माथा ठनका। उस वक्त मैं नवाब राय के नाम से लिखा करता था। आदेश थे कि सोजे वतन की सारी प्रतियां सरकार के हवाले करो। ऐसा ही हुआ, मगर मुंशी जी के लिए ये एक झोंका था जो निकल गया। हंसकर कहा, मैंने अपना काम किया, किताब लिखी, उन्होंने अपना काम किया, जब्त की। मगर मुंशी जी ने सोजे वतन की कुछ ही कॉपियाँ कलेक्टर के हवाले की, जो आग में जला दी गई। मगर जो कॉपियाँ ज़माना के दफ्तर में बच गई, उन पर किसी का ध्यान नहीं गया और वो खुफिया तौर पर बिकती रही। इस किस्से से मुंशी जी ने नाम बदलने का फैसला किया। मुंशी दया नारायण निगम ने प्रेमचंद नाम दिया। प्रेमचंद ने कहा, नाम अच्छा है, अफसोस सिर्फ ये है कि 5-6 साल में नवाब राय को बनने में जो मेहनत गई वे बेकार हो गई। उनके मित्र ऋषभ चरण लिखते हैं, उनकी कलम में और सूरत में जो सिधाई हम देखते हैं, उनकी बातों में ऐसा न लगता था। वह एक मिठास भरे आदमी थे, जिनके चेहरे पर चाहे वक्त की सख्ती असर कर गई हो, लेकिन दिल ज्यों का त्यों कच्चे दूध की तरह स्वच्छ और मधुर था। अपनी बेटी कमला की शादी में उन्होंने कन्यादान देने से इनकार कर दिया था। बोले कि कन्यादान कैसा, बेजान चीज दान में दी जाती है, जानदार चीजों में तो गाय ही दी जा सकती है, फिर लड़की का दान कैसा। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर उन्होंने शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर लेखनी उनकी जीविका हो गई। मुंशी जी हमेशा चाहते थे कि वे बस लिखें, मगर परिवार को पालने की उनकी मजबूरी थी। अपनी सेहत को लेते हुए वह वैसे भी नौकरी करने से बहुत परेशान थे और शायद यही भाव पूस की रात का आधार रही होगी। वे हल्कू थे, बाढ़ जानवर खा गए और हल्कू निश्चिंत हो कहे, सर्दी में खेत की रखवाली से मजदूरी बेहतर है। वैसे ही मुंशी जी को नौकरी छोड़ने का बस एक बहाना चाहिए था।
से कम पहरेदारी तो नहीं करनी पड़ेगी। प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रस्तुत हुई। उन्होंने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनके लेखन में तात्कालिक इतिहास बोलता है। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक के पद पर रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस खरीदा और पत्रिका हंस और समाचार पत्र जागरण निकाला। दोनों अभी तक कायम है। प्रेस उनके लिए घाटे का सौदा रहा। कर्जा चढ़ गया, वे कहते हैं। हंस में कई हजार का घाटा उठा चुका हूँ, लेकिन साप्ताहिक के प्रलोभन को न रोक सका। इसमें भी हजारों का घाटा ही होगा, पर करूं क्या? यहाँ तो जीवन ही एक लंबा घाटा है। 1906 में उनका दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से हुआ। उनकी 3 संतानें थीं, कमला देवी श्रीवास्तव, श्रीपत राय और अमृत राय। प्रेमचंद कहते थे कि स्त्री को अपने पुरुषार्थ का भरोसा करना चाहिए, और सक्षम स्त्री की झलक उन्होंने अपने पात्रों के द्वारा दी भी है। उनकी नारी पात्र ने हमेशा घर, परिवार और पुरुष पात्र को संभाला है। दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही गुसल है। क्यों? हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा। हम उसकी खुशामद क्यों करें? उसके तन पे क्यों सहलाएं? 1933 में अपना ऋण पटाने के लिए मोहनलाल भवनानी के सिनेटॉन कंपनी में लेखक का काम लिया। फिल्म नगरी मुंशी जी को रास नहीं आई। वे 1 वर्ष का अनुबंध पूरा नहीं कर पाए और बनारस लौट आए। 14 मई 1935 को उन्होंने जैनेन्द्र को लिखा, मुंबई से क्या लाया? कुल 6300 रुपये, 6300। इसमें 1500 रुपये लड़कों ने लिए, 400 रुपये लड़की ने, 500 रुपये प्रेस ने। 10 महीनों में मुंबई का खर्च बड़ी किफायत से भी 2500 रुपये से कम ना हो सका। वहां से कुल 1400 रुपये लेकर अपना सा मुंह लिए चले आए। अभी तो मुंशी जी घर जा रहे हैं। हाँ, घर, मगर कितने रोज को? 2 घड़ी रहे, फिर अगले सफर की तैयारी। यही तो सारी जिंदगी हुआ। हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। प्रेमचंद पर कही हर बात अधूरी रहेगी युगों तक। कोई लम्हों के दस्तावेज कैसे पढ़े गढ़े। फटे जूतों के साथ तस्वीर खिंचवाते उन्हें रत्ती भर भी संकोच नहीं था, बल्कि चेहरे की मुस्कान कहती है, जो दिख रहा है वह नश्वर है। घिसे पिटे रिवाजों, अज्ञानता, जुल्म पर उठाए गए प्रश्न अजर अमर रहेंगे। और 8 अक्टूबर 1936 की वह सुबह अर्थी बनी। 11 बजते बजते 20-25 लोग किसी गुमनाम आदमी की लाश लेके मणिकर्णिका की ओर चले। रास्ते में एक राह चलते ने दूसरे से पूछा, के रहल? दूसरे ने जवाब दिया, कोई मास्टर था। उधर शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ने धीमे से कहा, एक रतन मिला था तुमको, तुमने खो दिया।